दूर से हमें सभी रास्ते बंद नज़र आते हैं। दूर से हमें सभी रास्ते बंद नज़र आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तब खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो कहते हैं कि आधे रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लौटने में भी उतनी ही दूरी चलनी होगी जितने में कि आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड ये मेरा मोटिवेशनल कोट्स था। और स्टूडेंट्स, हम बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी करने वाले बीच रास्ते में थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अंतिम समय पर वापस लौट जाते हैं अपनी मंजिल को छोड़कर। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बिल्कुल अंतिम समय तक लगे रहें, क्योंकि आपको सफलता तब मिलेगी जब आपके इम्तिहान की अति हो जाएगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंप्यूटर क्लासेस में। और आज एक बार फिर से SSC CHSL के एडवांस मैथ को लेकर यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। और आज इस एडवांस मैथ के एक नए सीरीज में कुछ खास हिसाब के साथ आपके बीच यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस सेक्टर में। सबसे पहला हिसाब जो आपके यहाँ स्क्रीन पर आ चुका है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सवाल है, एक वृत्त के अंदर एक नियमित षट्भुज बनाया गया है। वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इसके उस भाग से क्या है जो षट्भुज द्वारा कवर नहीं किया गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो एक नियमित षट्भुज बनाया गया। नियमित षट्भुज का मतलब स्टूडेंट्स ऐसे षट्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे। वृत्त के अंदर एक नियमित षट्भुज बनाना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये डायग्राम बनाया जो वृत्त के अंदर एक समषट्भुज बनाया गया है। तो अब आपको वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इसके उस भाग से क्या होगा जो षट्भुज द्वारा कवर नहीं किया गया। तो षट्भुज द्वारा जो कवर नहीं किया गया है वो इस भाग की बात की जा रही है स्टूडेंट्स। ये जितने भी भाग हैं ये षट्भुज के द्वारा कवर नहीं किया गया। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर षट्भुज का जो क्षेत्रफल है और वृत्त के क्षेत्रफल से अगर समषट्भुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दे तो उस भाग का क्षेत्रफल निकलेगा जो कि कवर नहीं किया गया। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो जब भी इस तरह की कंडीशन होगी तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके लिए समषट्भुज का क्षेत्रफल जब भी निकालना होगा तो ये स्टूडेंट्स आपके इस तरह से 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। और ये समषट्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ये 6 समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आपका समषट्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा वो आपके 6 गुना √3/4 और भुजा स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ से हमने 2 दूनी 4, 2 तिया 6 कटा दिया। तो ये आपके हो गए स्टूडेंट्स 3√3/2a²। तो ये हो गए समषट्भुज का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों को पता ही है कि स्टूडेंट्स जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो आई बात समझ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम लोग तो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात यानी वृत्त का क्षेत्रफल आपके हो जाएंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स πr²। और से अनुपात उस भाग के क्षेत्रफल का निकालना है जो षट्भुज द्वारा कवर नहीं किया गया। यानी षट्भुज द्वारा जो कवर नहीं किया गया है वो आपके हो गए स्टूडेंट्स πr² और माइनस आपके जो हैं √3√3/2a²। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो आपके चूँकि वृत्त की जो त्रिज्या होगी और जो आपके समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है वो दोनों सेम हो जाएगी, क्योंकि समषट्भुज है इसलिए त्रिज्या और भुजाएं बराबर हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर इसे a² की जगह r² लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर πr² अगर हम लोग इसे स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर हम लोग r² कॉमन कर लें
तो यहाँ से बच जाती है पाई और आपके हो जाएंगे -3√3/2, क्योंकि r स्क्वायर या a स्क्वायर दोनों तो एक ही बात हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या और भुजा ये दोनों जो है r और a हो जाती है बिल्कुल ही सेम ऐसे कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो r स्क्वायर को हमने कटा दिया। अब नीचे से जो एलसीएम हो जाएगी 2, तो आपके ऊपर हो जाएंगे 2 पाई और बाई आपके हो जाएंगे 2 पाई -3√3। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे तो 2 पाई बाई 2 पाई -3√3 ये आपके कहाँ पर आ रहे हैं स्टूडेंट्स? तो ये आपके आ रहे हैं इस समय आपके ऑप्शन नंबर ए में 2 पाई बाई 2 पाई -3√3। ये हो गया आपके बिल्कुल ही सही जवाब। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। यह सवाल स्टूडेंट्स दिया गया है कि दंड आरेख किसी बल्लेबाज के 5 मैचों में रन और स्ट्राइक रेट को दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो 2 कलर में स्टूडेंट्स यहाँ पर दी गई है, तो इसमें से जो पूरा ब्लैक है और एक जो है आपके लाइट ब्लैक है, तो फुल ब्लैक वो आपको जो है स्ट्राइक रेट को दर्शा रहा है और जो लाइट ब्लैक है वो रन को वहाँ पर दर्शा रहा है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपके यहाँ पर ये जो आपके फुल ब्लैक है वो आपके स्ट्राइक रेट है और जो आपके लाइट ब्लैक है वो आपके रनों की संख्या है। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम लोग आगे पढ़ते हैं सवाल को। तो सवाल यहाँ पर क्या कहता है स्टूडेंट्स, इसे चलिए हम लोग एक बार समझते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि प्रति 100 गेंदों का सामना करने से बनने वाले रनों की संख्या को स्ट्राइक रेट कहते हैं। यानी स्ट्राइक रेट वो होती है जो 100 गेंद का सामना करने से रन बनता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है और स्ट्राइक रेट को रिकॉर्ड में तभी लिया जाता है जब कोई बल्लेबाज किसी मैच में कम से कम 30 रन बनाता है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट सवाल किया गया कि तीसरे मैच में बल्लेबाज ने कितनी गेंदों का सामना किया है, तो देखिए बिल्कुल आसान है स्टूडेंट। थोड़ा सा यहाँ पर समझने की बात है कि अगर यहाँ पर हम जो स्ट्राइक रेट यानी बी को अगर देखते हैं तो तीसरे मैच में स्ट्राइक रेट यहाँ पर है 75 और जो यहाँ पर रन बनाए गए हैं वो आपके हैं 30। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो स्ट्राइक रेट होता है वो 100 गेंद का सामना करके बनने वाले रन होते हैं। यानी कि जो 75 रन यहाँ पर बल्लेबाज ने बनाया, उस 75 रन को बनाने के लिए उसने कितने गेंदों का सामना किया है स्टूडेंट? 100 गेंदों का सामना किया है। लेकिन यहाँ तो रन 30 रन ही बने हैं, तो 30 रन बनाने के लिए उसने कितने गेंदों का सामना किया होगा? तो 100/75 गुना यहाँ पर हो जाएंगे स्टूडेंट्स 30। तो यहाँ पे आपके 25 दिया 75, 25 चौके 100 और 3 से स्टूडेंट्स ये 10 बार में कट जाएंगे, तो यानी कि 4 दाई 40 गेंदों का यहाँ पर सामना किया गया है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? यानी कि यहाँ पर जो आपके 30 रन बनाने के लिए कितने गेंदों का सामना किया गया है? 40 गेंदों का सामना किया गया। तो आई बात समझ में? तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इस समय कि अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है तो साइन पर पावर 153 थीटा प्लस कोसेक टू द पावर 253 थीटा का मान क्या होगा? स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस सवाल को बेहद ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर स्टूडेंट कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्या दी गई स्टूडेंट? बराबर 2 दी गई है। यानी कि जो आपके साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 + 1 = 2। तो साइन थीटा की वैल्यू और कोसेक थीटा की वैल्यू 1 कब होगी? क्योंकि स्टूडेंट साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसलिए कोसेक 90 डिग्री की भी वैल्यू 1 होती है। इसलिए यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपके 90 डिग्री हो जाएगी। साइन 90 डिग्री 1 प्लस कोसेक 90 डिग्री 1, तो आपके 1 + 1 2 हो जाएंगे। अब अगर स्टूडेंट हम अगर साइन थीटा पर पावर 153, तो थीटा की तो वैल्यू 90 डिग्री है, तो 1 पर पावर हो जाएगी 153 और प्लस कोसेक है तो वहाँ भी 1 पर पावर हो जाएगी 253। तो एक पर कितनी भी पावर देंगे स्टूडेंट उसकी वैल्यू 1 ही होगी, तो 1 + 1 = 2। यानी कि यहाँ पर जो सही जवाब होंगे
वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे टू आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर a प्लस 1/a इक्वल टू 2 दी गई है तो a पर पावर 4 माइनस 1/a टू द पावर 4 का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो आपके दी गई है a प्लस 1/a, तो a प्लस 1/a की वैल्यू क्या दी गई स्टूडेंट्स, 2 दी गई है। तो जाहिर सी बात है अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू को 1 मान लें तो ये 1 बिल्कुल यहाँ पर आपको फिट नज़र आएगी, यानी a की वैल्यू जो 1 है स्टूडेंट्स बिल्कुल पूरी तरह से फिट बैठती है। a की वैल्यू 1, 1/a की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2। तो अब अगर हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो ये आपके a टू द पावर 4 माइनस 1/a टू द पावर 4, तो a टू द पावर 4 की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 हो जाएगी, माइनस 1/a टू द पावर 4 यानी 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 0 हो जाएंगे। यानी कि आपके ऑप्शन नंबर डी हो गए बिल्कुल ही सही जवाब यहाँ पर। आई बात समझ स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अब अगला जो यहाँ पर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स आपके बीच यहाँ पर आप देख रहे हैं इस समय, प्रथम 1234 डैश संख्याओं का औसत 1234 के बराबर है। तो ऑप्शन से यहाँ पर पहले देख लिया जाए स्टूडेंट्स। ऑप्शन यहाँ पर प्राकृतिक है, सम है, विषम है, अभाज्य। तो हम स्टूडेंट्स जानते हैं कि n विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो n होता है, यानी हम जितने भी विषम संख्याओं को लेंगे उसका औसत उतना ही आता है। तो ये जो आपके रिक्त स्थान है वहाँ पर आपके विषम संख्या हो जाएंगे, यानी कि n विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो n होता है। तो 1234 विषम संख्या का औसत 1234 के बराबर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हैं ये आपके बोर्ड मास का एक सवाल है। यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर बोर्ड मास का ये प्रॉब्लम है। आइए हम लोग इसे यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि बोर्ड मास में जब भी होता है अगर स्टूडेंट्स ब्रैकेट दी गई है तो हम लोग सबसे पहले जो छोटी ब्रैकेट होता है सबसे पहले हम लोग वहाँ पर काम करते हैं, इसके बाद मंझली और बड़ी ब्रैकेट के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर छोटी ब्रैकेट की बात की जाए तो आपके 2 जगह पर छोटी ब्रैकेट दिख रही है। तो अगर हम स्टूडेंट्स बात करें इस जगह पर इस ब्रैकेट की, तो यहाँ से स्टूडेंट्स 15 कम 15 4 आपके हो गए 19/15 और माइनस 13/15। तो यहाँ पर 19/15 में अगर 13/15 माइनस करेंगे तो 6/15। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो ये आपके 5 कम 5 1 6/5 का, अब यहाँ से देखा जाए तो स्टूडेंट्स 3/7 माइनस ये 19/15 में से 13/15 यानी कि 6/15 इस छोटी ब्रैकेट का जो सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद इनटू आपके स्टूडेंट्स 5/7 ब्रैकेट के साथ थे इसलिए हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ गया। अब यहाँ पर हम इसे बंद कर देते हैं मध्यम ब्रैकेट से और बड़ी ब्रैकेट से। और अगर यहाँ पर फिर से एक छोटी ब्रैकेट को देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डिवाइड है तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे 5 चला जाएगा नीचे तो 6/7 बचे यहाँ पर हो जाएंगे 35। अब स्टूडेंट यहाँ से अगर देखा जाए तो 5 तिया 15 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हो गए 3/7 माइनस 2/7। तो यहाँ से आपका निकल कर आता है 6/5 का मतलब गुना 3/7 में 2/7 माइनस करेंगे तो यहाँ से 1/7 हो जाएंगे और डिवाइड यहाँ पर आपके हो गए 6/35। तो यहाँ से देखा जाए स्टूडेंट तो 6/35 और डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई कर ले तो 35/6, तो 35 यहाँ से कट गए, 6 यहाँ से कट गए तो इक्वल टू 1 हो गए यहाँ पर स्टूडेंट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गए बिल्कुल इस सवाल के सही जवाब। तो आइए की बात समझ स्टूडेंट्स, हमेशा हम लोग छोटी ब्रैकेट के जो भी उसमें टर्म है उसे सॉल्व करते हुए चले जाएंगे तो आसानी से हो जाएगी। पढ़ते स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर स्टूडेंट्स अब आपके बीच है कि ए बी सी 3 धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 152 है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान किसके बराबर होगा। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने के लिए
सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि वो आपके हो जाएंगे कि a प्लस बी प्लस जो c की होल स्क्वायर होती है वो स्टूडेंट्स आपके हो जाती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc और प्लस ca। आई बात समझ स्टूडेंट्स। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर 20 दी गई है, यानी कि 20 की स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 152 दी गई है, प्लस यहाँ से हो गए 2 और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसे हम लोगों ने x मान लिया। तो 20 के स्क्वायर यानी 400 में हमने माइनस कर दिया 152 इक्वल टू हो गए स्टूडेंट्स आपके 2x। तो 400 में 152 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 248 और ये 2 इधर आ जाएगा तो बाई 2 इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू जो हो गई 124 हो जाएगी आपके बिल्कुल सही जवाब 124, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गए बिल्कुल ही सही जवाब। आई बात समझ स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर स्टूडेंट्स अब आपके बीच जो है एक त्रिभुज से रिलेटेड सवाल है। त्रिभुज ABC का बिंदु A सीधी रेखा BC के समांतर चलता है, तो निम्नलिखित में कौन BC के समांतर किसी सीधी रेखा के साथ चलता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना ले, फिर समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर एक त्रिभुज बना ले इस तरह से, तो सबसे पहले हम इसका एक नाम दे दें त्रिभुज का A B और स्टूडेंट्स C। अब यहाँ पर अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो A सीधी रेखा BC के समांतर चलता है, यानी ये जो बिंदु A है वो आपके इस BC रेखा के, ये जो आपके BC रेखा है स्टूडेंट्स, इस BC रेखा के ये समांतर चल रहा है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स सवाल ये है कि BC के समांतर कौन सीधी रेखा के साथ चलता है। तो अगर स्टूडेंट्स अब बात करें जो त्रिभुज की केंद्रिका होती है वो केंद्रिका आपके ठीक मध्य में होगी, और इस केंद्रिका को अगर हम एक रेखा के द्वारा इस तरह दर्शाएंगे तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये भी BC के समांतर चले जाएगी। आई बात समझ स्टूडेंट्स। तो ये जो होता है आपका ये इस तरह से कौन जाएगा, तो ये आपके केंद्रिका चले जाएगी। आई बात समझ में स्टूडेंट्स, यानी कि ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 केंद्रिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो अगला सवाल अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर स्टूडेंट्स अब आपके बीजीय व्यंजक का सवाल है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि x प्लस वाई पर पावर 1/3 प्लस वाई प्लस जेड पर पावर 1/3 बराबर माइनस जेड प्लस एक्स पर पावर 1/3 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। आइए स्टूडेंट्स बहुत ही प्यारा सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग ये देखेंगे कि आपके जो इक्वेशन दी गई है वो यहाँ से है। तो दोनों ओर अगर देखा जाए तो पावर 1/3 है, तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, दोनों तरफ घन कर लेंगे। तो जब घन कर लेंगे तो इस तरफ आपके a प्लस बी की होल क्यूब हो जाएगी और ये आपके इसकी क्यूब हो जाएगी। आई बात समझ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जब क्यूब करेंगे हम लोग तो ये आपके a क्यूब यानी यहाँ पर हो जाएगी x प्लस वाई और फिर प्लस b क्यूब यानी कि y प्लस जेड, फिर आपके -3ab, तो a के जगह पर तो आपके सेम टू सेम रह जाएगी, और b तो b के जगह भी आपके y प्लस, तो 3ab और इंटू a प्लस बी। तो अगर ध्यान दे तो a प्लस बी की वैल्यू तो आपकी ये हो गई,
यानी आपके यहाँ पर a प्लस बी के जगह पर जो वैल्यू है वो आपके हो गई माइनस, यानी कि z प्लस एक्स टू द पावर 1/3। और स्टूडेंट्स अब जो हमने इस तरफ के जो इस तरफ का क्यूब किया, तो ये तो आपकी इसकी क्यूब हो जाएगी, तो इसकी क्यूब हो जाएगी, तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे स्टूडेंट्स माइनस z प्लस एक्स। आई बात समझो स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हम लोग अगर देखेंगे तो आपके इस तरफ जेड एक्स को हम यहाँ कर लें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इस जेड एक्स को इधर कर लेंगे तो प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएंगे, इक्वल टू आपके स्टूडेंट्स यहाँ पर हो गए 3 एक्स प्लस वाई टू द पावर 1/3 इंटू वाई प्लस जेड टू द पावर 1/3 और इंटू आपके जेड प्लस एक्स टू द पावर 1/3। आई बात समझ स्टूडेंट्स। तो ये जो आपके टोटली माइनस थी तो इस तरफ आकर ये प्लस हो गई। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो दो यहाँ पर जो टोटली वो आपके हैं 2x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएंगे, और यहाँ पर स्टूडेंट्स 3 आपके x प्लस वाई टू द पावर 1/3 इंटू वाई प्लस जेड टू द पावर 1/3 इंटू जेड प्लस एक्स टू द पावर 1/3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग को 2 को इस ओर करके फिर से हम लोग दोनों तरफ घन कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर 2 को हम उधर करके घन कर ले तो यहाँ पर आपके x प्लस वाई प्लस जेड की हल क्यूब, यानी कि यहाँ से आपकी हो जाएगी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, और उसके बाद स्टूडेंट्स प्लस 3x प्लस वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स, यानी 3a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इक्वल टू यहाँ पर स्टूडेंट जो 3/2 इस और आए तो 3 की क्यूब 27/8, और यहाँ से भी स्टूडेंट अगर इस सभी की क्यूब होगी तो सभी के 1/3 खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड और z प्लस हो जाएंगे स्टूडेंट x। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। तो अगर आप गौर करोगे तो हमें यहाँ पर फाइंड क्या कर दी है, हमें फाइंड कर दी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू, तो अगर 27/8 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स में अगर हम लोग 3x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स को माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएंगे, तो यहाँ से अगर हम लोग 27/8 में स्टूडेंट्स -3 करेंगे तो 8 या 24, 27 माइनस 24 यानी कि 3/8, तो इसमें घटने के बाद हो जाएंगे स्टूडेंट्स 3/8 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपके ऑप्शन नंबर बी हो गए बिल्कुल ही सही जवाब, 3/8 एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स। उम्मीद है स्टूडेंट्स इस सवाल को आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर स्टूडेंट्स, सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग 7, 11 और 13 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम का जो मल्टीपल होगा वो ही आपके कट सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर 7, 11 और 13 की अगर हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितनी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी तो 91, और आपके हो जाएंगे यहाँ पर टोटली 91, 13 7 91 इंटू 11, क्योंकि यहाँ पर तो सभी अलग अलग संख्या अभाज्य है, इसलिए जो इसके एलसीएम होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से आपके हो जाएंगे 91
1001 हो जाएगी स्टूडेंट्स इसकी एलसीएम। तो अब यहाँ से 1001 से अगर देखा जाए तो कौन सी संख्या पूरी तरह से कटेगी, तो 1001 से 15,015 यानी इससे 15 गुना ज़्यादा है, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही जवाब। तो बढ़ते स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर ये प्रॉब्लम से स्टूडेंट्स, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन मैंने चाय के लिए अपने खर्च को केवल 15% ही बढ़ाने का फैसला किया है। तो चाय के लिए खर्च को समान स्तर बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत को दशमलव स्थान तक कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स इसे सरल तरीके से बनाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति को पहले 100 रुपये में 100 किलो चाय मिलती थी, अब वो स्टूडेंट्स वहाँ पर 120 रुपये चाय की कीमत हो गई, क्योंकि 20% वृद्धि हुई, तो अब उसे 120 रुपये में 100 किलो ही चाय मिलेंगे। लेकिन उसने खर्च में 15% बढ़ाने का फैसला किया है, तो यानी कि उसे 115 रुपये का ही चाय मिलेगा। तो अगर 120 रुपये में 100 किलो चाय, तो 115 रुपये में कितने मिलेंगे, तो 100 बटा 120 और गुना 115, तो यहाँ से 20 पंचे 100, 20 छाके 120 यानी कि 575 और बटा में 6, तो पॉइंट में बदल दे तो 6 नमा 54 और यहाँ हो गया 35, तो 6 पंचे 30। अब आपके बच गए यहाँ 5 पे 0, तो 6 अट्ठे 48, तो 95.8 किलोग्राम चीनी मिलेगी। यानी खपत में जो कमी हो गई वो इसकी हो गई 4.2 यहाँ पर % की कमी हो गई, क्योंकि 95.8 में अगर 100 से इसे घटा दे तो 4.2 आएगा, यानी 4.2 किलोग्राम चीनी इसे अब कम खरीदनी होगी, तो ये इसका जो होगा सक्षम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब आज के लिए इतना सवाल था। तो बेहद ही एक महत्वपूर्ण सेशन में आप लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट सवालों का सॉल्यूशन देखा, और इसके साथ ही स्टूडेंट्स जो लोग नए इस चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेगुलर यहाँ पर प्रैक्टिस सीरीज आ रही है, और साथ ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स लॉजिक को भी हम यहाँ पर आप लोगों के लिए बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स बेहद ही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद ये चैनल है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर पसंद आया है तो एक ज़रूर थम्स अप कर दीजिएगा हमारे लिए, ताकि मेरा उत्साह और बढ़ता रहे। तो मिलेंगे एक और बेहतरीन सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।